कुछ दौरे हालात में मोहब्बतों का हाल न पूछ, कलम भी कुछ ऐसी डली हुई है, मैं मोहब्बत लिखता हूँ और लहू सी वह निकलती है। और कलम भी इतनी बेईमान हो गई अब, और कलम भी इतनी बेईमान हो गई अब, मैं मां लिखना चाहता हूँ, वो गाय लिख कर जाती है। दौरे हालात में मोहब्बतों का हाल न पूछ। साथियों, जिन्होंने इस देश में पहली बार स्वराज्य की स्थापना की, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके स्वराज्य के जो मूल बीज है, उनका बड़ा वटवृक्ष हम संविधान में देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जो फैसिज्म था, जिसको हम ब्राह्मणवादी फैसिज्म पकड़ते हैं, बोलते हैं, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। ये फैसिज्म मुगलों के, तुर्कों के, तथाकथित मुसलमानों के 700 साल तक कहां था। मुट्ठी भर लोग आए थे और हिंदू संस्कृति को शर्म आनी चाहिए। अब ये हिंदू संस्कृति यानी हिंदू नहीं, ब्राह्मण जिस हिंदू संस्कृति की बात करता है उसे शर्म आनी चाहिए कि बाहर से आए हुए मुट्ठी भर लोग कितने साल हम पर राज करते हैं, 700 साल। तो मुझे लगा कि अभी हम भारत के मुस्लिम हैं, उनसे तो कोई संबंध है ही नहीं हमारा। मुगलों से, पठानों से, औरंगजेब से, बाबर से हमारा कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम होना यह सामाजिक परिवर्तन में फैसिज्म को जवाब देने वाला एक तरीका रहा है। ब्राह्मणवादी फैसिज्म जिस तरह से पूरी सामाजिक बंदिशों को लाद कर इस समाज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, उसके विरोध में जो जो क्रांतियां हुई, उसमें इस्लाम की क्रांति भी एक बहुत बड़ी समता की धारा है। यहाँ का अनुसूचित जाति, जमाती, ओबीसी का आदमी जिसे पढ़ने की मनाही थी, मुसलमान बनने के बाद पढ़ने के लिए मदरसा नाम का सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन का उसे मिला। पानी भी पीने के लिए मनाही की जाती थी, तो मुसलमान बनकर उसने एक ही गिलास से सबको पानी पिलाया, एक ही थाली में खाया। जिस अस्पृश्यता को हटाने के लिए कानून बनाना पड़ा, उस अस्पृश्यता को मुसलमानों ने मुसलमान बन के हटाया। तो 700 साल जो मुगलों का काल था, उसमें हम नहीं थे। फिर कैसी उनकी सत्ता 700 साल तक चली। भारत में जो फैसिज्म है, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो हिटलर के फैसिज्म से पूरी तरह अलग है। बहुत सारे लोग हिटलर की तुलना करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि हिटलर के सामने केवल एक समाज था, ज्यू। लेकिन भारतीय फैसिज्म के सामने केवल ज्यू नहीं है, उसके सामने ईसाई है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, आदिवासी है, अनुसूचित जाति जमाती के लोग है, हिंदू कहलाने वाला ओबीसी भी है। इसलिए हिटलर से कई ग्रेड अपग्रेड भारत का फैसिज्म है, इस बात को समझ लेना। क्योंकि हिटलर तो एक लड़ाई के बाद खत्म हो गया, लेकिन भारत का फैसिज्म बुद्धिज्म आने के बाद में भी खत्म नहीं हुआ, उसने फिर प्रतिक्रांति कर दी। सम्राट अशोक जैसे ही बौद्ध धर्म लेते हैं, एक सैनिक शक्ति, एक प्रशासनिक शक्ति, एक आर्थिक शक्ति बौद्ध धर्म को मिलती है। भारतीय फैसिज्म, जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो 3 शक्तियों को कंट्रोल में रखता है। एक सैनिक शक्ति यानी प्रशासनिक शक्ति, राजकीय शक्ति, धार्मिक शक्ति और अर्थ शक्ति। इन 4 पोलों पे भारत का फैसिज्म खड़ा हुआ है। तो इन 4 पोलों को जब जब तोड़ने वाली क्रांति होती है, वो उसके विरोध में प्रतिक्रांति करता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर इस ब्राह्मणी फैसिज्म के 4 पोलों को तोड़ा। कैसे तोड़ा? विषमतावादी ब्राह्मणवाद के पास में धर्म सत्ता थी, बौद्ध धर्म लेकर धर्म सत्ता छीन ली। वो विषमतावादी धर्म सत्ता थी, बौद्ध धर्म समतावादी धर्म सत्ता थी। ब्राह्मणवाद के अंदर में पूरी सैनिकी शासन था। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में आते ही सैनिकी शासन बौद्ध धर्म के पास में आ गया। जैसे ही बौद्ध धर्म के पास में सैनिकी शासन आया,
राजनीति की बागडोर भी ब्राह्मणवाद से छीन कर बौद्धों के हाथ में आ गई। आपने तीनों पोल तोड़ा, तीनों पोल तोड़ते ही अर्थ सत्ता भी आपके पास में आई। यानी आपने ब्राह्मणी फैसिज्म के चारों पोलों को तहस नहस कर दिया था इतिहास में। फिर आपको तहस नहस कैसे किया? इतना तहस नहस किया कि जज साहब ने बोला कि गले में हंडी, और इसलिए मैं बोलता कि मैं मुगल और बाबर की औलाद नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं 700 साल राज किया हूं तो आज मुझे दौड़ा दौड़ा के मारने वाली स्थिति में मैं कैसे आया, इसका चिंतन नहीं होता। तो मैं जमीन से नार जोड़कर चिंतन करना चाहता हूं कि कैसे बौद्धिज्म को खत्म किया। भारत के फैसिज्म ने उसी तरह बौद्धिज्म को खत्म किया जिस तरह वर्तमान के लोकशाही को खत्म किया है। कोई स्ट्रेटेजी बदली नहीं, कोई एक्शन प्लान बदला बिल्कुल नहीं। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष सम्माननीय मून साहब, उद्घाटक हमारे ज्येष्ठ सम्माननीय नागेश चौधरी जी, जिनका बेहतरीन मार्गदर्शन सुना वो माननीय महेंद्र गोस्वामी जी, माननीय विनय मिरासे जी, प्राध्यापक रमेश बीजेकर जी, यामिनी चौधरी जी और हाड़े जी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं असल में दूसरे प्रोग्राम में था, इस प्रोग्राम के लिए आया। 26, 27, 28 संविधान सभा रत्नागिरी और कोल्हापुर में हूँ मैं। उससे पहले ये किताब कंप्लीट होने के लिए आई थी, और ये किताब की खासियत ये है कि मुस्लिमों की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये बड़ी ताकत से मैंने रखा हूँ कि मुस्लिम अगर अपनी भूमिका निश्चित नहीं करते तो याद रखो, मुस्लिमों के भरोसे पे ही ब्राह्मणवाद इस देश की लोकशाही को और डुबाएगा। आपकी जरूरत नहीं है, किसी आदिवासी की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक सॉफ्ट, कोई प्रत्युत्तर न दे सके ऐसा दुश्मन चाहिए, वो मुसलमान है। और मुसलमान अगर नहीं समझता है तो उसे अम्बेडकरवाद भी नहीं बचा पाएगा, उसे प्रजातंत्र का संविधान भी नहीं बचा पाएगा। अगर ये सारे सिस्टम को समझकर मुसलमान अपनी भूमिका नहीं बांधता है तो ये सारा विश्लेषण मैंने इस किताब पे किया। साथियों, भारत के फैसिज्म को तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सांस्कृतिक क्रांति ने नष्ट किया। नागेश जी चौधरी साहब ने कहा, उस तरह से गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में एक मूल मंत्र दिया है अपने आरएसएस वालों को, अपने शेरों को, अपने संतानों को। मार्शल रेस का तो दिया है, वी आर मार्शल रेस। वो ऐसा वो कहते हैं कि हम आर्य वंश के, हम मार्शल रेस है। मार्शल रेस का अर्थ होता है कभी भी पराजित न होने वाला और हमेशा लोगों के ऊपर राज करने वाला। इट्स कॉल्ड एज अ मार्शल रेस। लेकिन ये कैसे होगी? तो गोलवलकर कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, दो चीजें अपने हाथ से न जाने देना। ये बंच ऑफ थॉट में क्लियर कट आदेश है। इस आदेश को कट करने वाले कई आदेश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने हयात में और संविधान के माध्यम से हमें दे दिए। हम उनके चेले नहीं बन सके। आरएसएस के लोग बराबर चेले बनते हैं गुरु गोलवलकर के। ये फर्क है उनके और हमारे बीच में। हम बहुसंख्यक हैं, हम बहुसंख्यक बन ही नहीं पा रहे। वे अल्पसंख्यक है, वे बहुसंख्यक बन गए हैं। 3% डबली बजाना आसान है। बागेश्वर निकला है किसानों के सवालों पर, भारतीय फैसिज्म का चेहरा और सामाजिक आंदोलन कर्मियों की भूमिका। काहे के लिए निकला है बागेश्वर? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सभी को शिक्षा मिले इसके लिए, पर्वत जल जमीन जंगल बचे इसके लिए। 140 करोड़ के देश में 41 करोड़ नौजवानों को नौकरियां नहीं है, उनके लिए। किसके लिए निकला है? हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए। और प्रजातंत्र का पराजय यह है कि संवैधानिक भारत के विरोध में निकाली गई रैली को फुल पॉलिटिकल और प्रशासनिक और पुलिस का प्रोटेक्शन है। ये हमारा पराजय है। जब गौतम बुद्ध के इस सांस्कृतिक उत्थान ने, तो गोलवलकर ने क्या दो मंत्र दिया था? एक, सांस्कृतिक सत्ता अपने हाथ से कभी मत जाने देना,
और सांस्कृतिक सत्ता के साथ में राजनीतिक सत्ता का संयोग हमेशा रखना है। दो बातें बाबा साहब आंबेडकर ने इसकी काट निकाली। एक तरफ कहा की सुशिक्षित व्हा, बौद्ध धम्म घेऊन सांस्कृतिक क्रांती करा, आणि सोबतच सत्ताधीश व्हा। लिख लो की हम साथियों, पुष्यमित्र शुंग ये प्रतिक्रांति करता है। 1990 के बाद इस भारत में ब्राह्मणी फैसिज्म ने जो स्टेप्स उठाए, मैं जब स्टडी करता हूं तो मुझे पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने वही स्टेप सम्राट अशोक के आखिरी सम्राट बृहदत्त के पूरे क्या पूरे सिस्टम को खराब करने के लिए उठाया था। सेम, कोई चेंज नहीं। क्या किया बृहदत्त ने? बुद्धिज्म के सारे स्त्रोतों ने समता लाई। ब्राह्मणवाद, यहां का फैसिज्म समता नहीं मानता, क्योंकि समता आई तो उसका वर्चस्व चले जाएगा। वो जानता है, उसमें वो जीन्स है कि वो आपको और मुझे समान नहीं मान सकता। वक्त आया तो वो मर जाएगा, वक्त आया तो वो बहुरूपिया बन जाएगा, वक्त आया तो वो तुम्हारे साथ में खान बन के खड़े रह जाएगा, मेश्राम बन के खड़े रह जाएगा, लेकिन बराबर योगा योग आने के बाद पटकनी देकर बताएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये उसके जीन्स है। पुष्यमित्र शुंग ने पूरे मिलिट्री को ये बताया कि हमारा धर्म जो है वो सनातनी है। सामाजिक चळवळीची भूमिका काय असली पाहिजे? सामाजिक चळवळीमध्ये असलेल्या लोकांचा अभ्यास व्यापक करणे आज गरजेचे आहे। फक्त बाबासाहेब आंबेडकर, माफ करा, फक्त बाबासाहेब आंबेडकर वाचूनच क्रांती होईल असं नव्हे, तर बाबासाहेब आंबेडकर वाचून क्रांतीची जी मूस आपली परिपक्व होते, त्या संबंधाने आदिवासींचा मोठा अभ्यास करावा लागेल, हिंदूंचा मोठा अभ्यास करावा लागेल, मुसलमानांचा मोठा अभ्यास करावा लागेल, ईसाईंचा मोठा अभ्यास करावा लागेल। आणि असा अभ्यास केलेला आंबेडकरिस्ट हाच माणूस ब्राह्मणवादाला उत्तर देऊ शकतो। जेव्हा ब्राह्मणवाद सांस्कृतिक युद्ध उभा करते, तेव्हा तुमच्याकडे असलेला एककल्ली सांस्कृतिक वाद, मग तो मुसलमानांचा सांस्कृतिक वाद असो, मग तो ईसाईंचा सांस्कृतिक वाद असो, मग तो आदिवासींचा सांस्कृतिक वाद असो, मग तो बुद्धांचा सांस्कृतिक वाद असो, ब्राह्मणवादाच्या सांस्कृतिक हल्ल्याला तुम्ही उत्तर देऊ शकत नाही। कारण ब्राह्मणवादाने जो सांस्कृतिक वाद उभा केला आहे तो हिंदुत्वाच्या नावाने उभा केलेला आहे। तुमच्या फोल्डर मध्ये सांस्कृतिक वादाच्या खाली कोणकोणता समाज येतो? सामाजिक चळवळींची ही जबाबदारी आहे की आपली सांस्कृतिक बांधणी करत असताना सिखांना कसं सोबत घ्यायचं, मुसलमानांना कसं सोबत घ्यायचं, आदिवासींना कसं सोबत घ्यायचं, हिंदूंच्या खालच्या स्तरातील लोकांना कसं जवळ घ्यायचं, हे सांस्कृतिक राजकारण सामाजिक चळवळींना जमतच नाही आहे। म्हणून विषमतावादी राहूनही तेलीमादी कुणबी हे सगळे हिंदुत्वाकडे पळालेत। लक्षात घ्या। मग पुष्यमित्रानं तेच सांगितलं त्याच्या मिलिटरीला। मगधच्या मिलिटरी परेड मध्ये बृहदत्ताची हत्या करतो तेव्हा मी प्रत्येक व्याख्यानामध्ये मांडतो, बाबासाहेबांनी लोकशाही दिली, आम्हाला मतदानाचा अधिकार दिला, तिथं तर सगळी व्यवस्थाच बौद्धांची होती। सम्राट बौद्धांचा, कमांडर बौद्धांचा, खजिना बौद्धांचा, कलेक्टर बौद्धांचे, तहसीलदार बौद्धांचे, पटवारी बौद्धांचे। मगधच्या गादीच्या समोर हत्या केली, विद्रोह झाला नाही झाला मॅडम विद्रोह। अरे इतिहासात एक पान तर राहायला पाहिजे होतं की एवढा मोठा आमचा बौद्ध सम्राट याला तू मारलास। अर्धी मिलिटरीने तरी विद्रोह करायला पाहिजे होता। धोके वर्तमानाची कशी आहेत, पण नाही झाला विद्रोह, पानच नाही विद्रोहाचा। हे तुम्ही चिंतन करा। आणि मगधची गादी हाती घेतली तर घेतली, 84,000 विहार गाठले ना आमच्या छाताडावर लाट ठेवून
शिक्षणाचे 62,000 शाळा महाराष्ट्रात बंद झाल्या. हे शिक्षणाचे विहार होते ना. पूर्ण भारतामध्ये सरकारी निधीवर चालणाऱ्या 1,64,000 शाळा बंद केल्यात यांनी. काहीच करू शकत नाही. तेव्हा काय करू शकला नाही तुम्ही. 84,000 घरं जाळले तुमच्या डोळ्यासमोर. मग काय केलं तुम्ही. का नाही करू शकत हे वर्तमानाच्या स्थितीमध्ये समजा ना. तुमच्या डोळ्यात देखत घडताय ना. सगळं सगळं तुमच्या डोळ्यात देखत घडताय. कोण करताय हे. सरकार. सरकार कशी बसली. निवडणुकीच्या माध्यमातून. आता ते ईव्हीएमचा घोटाळा असो कोणताही घोटाळा असो ती बसली ना. मग गुरु गोलवलकर काय म्हणाले होते. बाबासाहेब काय म्हणाले होते. चाहे जो भी हो जाए सांस्कृतिक आणि राजनैतिक सत्ता तुमच्या हातून जाऊ देऊ नका. संघालाही हे सांगितलं बाबासाहेबांनी तुम्हाला आणि मला सांगितलं. 2014 मध्ये आमच्या हातून सत्ता गेली. ते कशी गेली हा चर्चेत आजचा विषय नाही आहे. पण गेली. म्हणजे प्रतिक्रांतीसाठी ज्या 2 महत्वपूर्ण संस्था हाती असाव्या लागतात. एक धार्मिक किंवा सांस्कृतिक सत्ता आणि दुसरी राजनैतिक सत्ता. दोन्ही आमच्या हातून गेल्या. याची सुरुवात कुठून झाली. आता पुष्यमित्र शृंगाचा टप्पा मी बाजूला सारतो. मुघल आलेत. मला किती मिनिट आहेत. 15 मिनिट अजून. मुघल आलेत 700 वर्ष. 700 वर्ष. त्या मुघलांच्या काळामध्ये भारतातून धर्मांतरित एकही मुसलमान तिथं दिसत नाही. किल्लेदार वगैरे कोणी नाही. अकबराच्या याच्यात नाही. बाबरच्या याच्यात नाही. अकबराला सोडलं तर औरंगजेब आणि शेवटचा मुघल बादशाह कोण बहादूरशाह सोबत या सगळ्यांच्या बायका हिंदू आहेत. सगळ्यांच्या बायका कोण आहेत. मेश्रामची नाही. आमच्या सारख्या कुरेशीची नाही. पिंजारीची नाही. शेखची नाही. बाबर जर सोडला तर सगळ्या मुघल बादशाहांची तुर्क बादशाहांच्या पत्न्या कोण आहेत. हिंदू. कोणते हिंदू. कोणत्या सिस्टम मधले. बरं सांगतो तुम्हाला. एक कम्प्युटरचा सॉफ्टवेअर असतो. एक बेसिक असतो. बस आता संपवतो. एक बेसिक असतो. तो बेसिक कधी सुटत नहीं। जिस तरह से जिस समय में जो डिमांड होगी उतना अपग्रेड सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है। बेसिक सॉफ्टवेयर वैसा ही रहता है। समझ में आ गई बात आसानी से, क्योंकि मैं पढ़ाया भी हूं ना लोगों को, तो पढ़ाने में मुझे आसानी जाती है, ज्यादा बुद्धि न लगाते हुए आसानी से समझ गया। ब्राह्मणवाद का सॉफ्टवेयर फिक्स है और वक्त के हिसाब से उसे जो जो अपग्रेडेशन लगता है वो डालता है। मुगलों के टाइम में उसने देखा कि ये सही है, मुगल यहाँ के शूद्र अति शूद्र वैश्य इनको दबाने के लिए किसके साथ हाथ मिला लिया? मुगलों के साथ। ब्राह्मणवाद का जो शेड्यूल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो वर्तमान के 1990 के बाद में तेजी से बदला। कौन कौन है इस सॉफ्टवेयर में? अकेला आरएसएस संगठन ये सिर्फ चेहरा है। जब 1925 में आरएसएस बनी, हनुमान प्रसाद अग्रवाल व्यावसायिक संगठन का प्रमुख, ठाड़े जी कितने पैसे दिया 1925 में? 21 लाख। कसं चालतं आरएसएस? गुरुदक्षिणेवर नाही चालत। सिंधी व्यापारी एसोसिएशन पैसे देता है, समझ रहे? मारवाड़ी समाज के लोग पैसे देते हैं, जय अग्रवाल पैसे देते हैं। ये पैसे लो, जो सत्यानाश करना है करो। हमारा जो वैश्य का सिस्टम है उसमें मुस्लिम, आदिवासी, दलित, करका बौद्ध नहीं घुसना चाहिए। कारखानों की मक्तेदारी और बाकी सारी बड़ी आर्थिक सत्ता हमारे पास में रहनी चाहिए। क्या करना है करो, यह आर्थिक सत्ता असं चालतं। वर्तमानामध्ये सगळ्या आगळ्या जाती मराठ्यापासून सगळं या मॉडेलचा भाग आहेत। ते आरएसएस ला प्रोटेक्ट करतात कि तुम इस तरह से धिंगाने करो इस देश में, इस तरह से तोड़फोड़ करो कि पिछड़ी जातियां सत्ता में ना आने पाए। हम सत्ता में रहते हैं, आपको मदद करते हैं, आप हमें मदद करो।
करके आज मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया, हम राजकारण नहीं करते, सब राजनीतिज्ञों को बंबू लगा के हम चलते हैं। ऐकलं? तो भारत का फैसिज्म इतना आसान नहीं है। भारत का फैसिज्म, जो ब्राह्मणवाद का फैसिज्म है, वो वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पलटी मारता है। इसलिए उसे हराना बहुत संघर्ष का काम है। हराया नहीं क्या हमने? हराया। बस समाप्त कर रहा हूं और 5 मिनट। कैसे हराया? मध्य युग में संतों ने इसे हराया। ब्राह्मणवाद के सांस्कृतिक अधिष्ठान को इस देश के, हमारे इसमें कुछ अम्बेडकरवादी स्टडी नहीं करते, ऑब्जेक्शन है मेरा। उठा के मुंह में आया वो बघ देते, अरे काय संतांनी देवदेव केलं। अरे संतांच्या चळवळीचा अभ्यास कर, त्यांनी ब्राह्मणांच्या मंदिरात असलेला देव हिसकावलाय। त्यावेळेस एवढं एज्युकेशन नव्हतं, एवढं प्रबोधन नव्हतं, राजकीय व्यवस्था एवढी सूक्ष्म स्तरावर आलेली नव्हती, व्याख्या बदललेल्या नव्हत्या, समाजशास्त्र डेव्हलप झालेलं नव्हतं, राजकीय शास्त्र डेव्हलप झालेलं नव्हतं। अरे नव्हे, मानवी मूल्यांची एवढी बारीक नियोजन जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये केले, तसा केलेला कोणताही लिखित संविधान नव्हता। म्हणून त्या काळामध्ये जी मानसिकता होती, जे उपलब्ध साधनं होते संचाराचे, समाजावर पकड ठेवणारी जी संस्थानं होती, ती फक्त ब्राह्मणवादाच्या हाती होती। ती संस्थानं हिसकवण्याचा फार मोठा कार्य संतांनी केलाय। कबीरला का भेटतं ब्राह्मणवाद? फरीदला का भेटतं ब्राह्मणवाद? बैठे हैं सरदार जी। सूफी संत 95% शीख धर्माच्या पाठीमागे होते। अमृतसरला जे स्वर्ण मंदिर झालं, त्याचा पायवा कुणी रचला? मियां मीर नावाच्या सूफी संतांनी रचला। माझं स्वप्न आहे की एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटचा अभ्यासिकेचा एका मस्जिदीचा पायाभरणा करावा आणि त्या पायाभरणीला जनार्दन मुंगला घेऊन जावं। सामाजिक आंदोलकांना जमत नाही का हे सगळं? जमत नाही का हे सगळं? हे जमत नाही म्हणूनच आपण प्रबुद्ध असूनही मात देण्यात कमी पडत आहोत। हे नीट लक्षात घ्या तुम्ही। मग आता या ब्राह्मणवादाच्या शास्त्रामध्ये महाराष्ट्र असो, गुजरात असो, देशातील प्रत्येक राज्य असो, मजबूत संघटन झालेलं आहे। ब्राह्मणवाद आणि हिंदू फोल्डर मधल्या सगळ्या सत्ताधीष्ठाती याच्या विरुद्ध आपण सगळे लक्षात आलं। सामाजिक चळवळीची काय गरज आहे, जबाबदारी आहे? आपल्याला या सगळ्या जाती जमातींना कसं एकत्र आणता येईल या प्रबोधन चळवळीचा तो महत्वाचा मुद्दा आहे। आणि मला वाटतं हे मांडण्यासाठी एका मुसलमानाची गरज होती म्हणून मला बोलवलं। असं नव्हे, कारण हाडेधाबांना माहिती औरंगजेब बाबरची औलाद आहे। त्यांना माहिती आहे की मनुस्मृतीच्या छाताडावर लाट ठेवून जे जे समतेसाठी ईसाई झालेत, जे जे मुसलमान झालेत, जे जे बुद्धिस्ट झालेत, ते सगळे आमच्या रक्ताचे बांधव आहेत। ही आमची संस्कृती मान्य व्हायला पाहिजे। आणि जोपर्यंत हे होणार नाही, आता पंजाब मध्ये तुम्हाला दंगली दिसणार नाहीत, लक्षात घ्या। पंजाब मध्ये ते आहेत म्हणून बोलत नाही मी। पंजाब मध्ये हा एकच राज्य ब्राह्मणवाद जिंकू शकलेला नाही। त्याचं कारण सगळे शिखांची मोठी संस्थानं स्वतःला हिंदू फोल्डर मध्ये नाहीत म्हणून घोषणा करतायत आणि ते म्हणतायत की हमारा जो सिख धर्म है वो समता को मानने वाला है, हम ब्राह्मणों के किसी भी देव देवता को नहीं मानते। सामाजिक चळवळीला एकच आणताना हा सिखांचा गोतावळा आपल्याजवळ नको का? तुम बोलोगे किसी ने भी आके ऐसा नहीं होगा। त्याचं सांस्कृतिक अधिष्ठान आहे, त्याला राहू द्या। माझं सांस्कृतिक अधिष्ठान आहे, मला राहू द्या। त्याचं सांस्कृतिक अधिष्ठान आहे, ते राहू द्या। बाबारे तुमचे सांस्कृतिक अधिष्ठान राहू द्या। आपल्या सगळ्यांना गिळायला जो मोठा अजगर आलेला आहे, त्याला कसं मारायचं? त्याला मारावं लागेल। म्हणून मित्रांनो, खूप मोठ्या संकटात आपण आहोत, खूप मोठ्या। काल परवा इथं लिटरेचर फेस्टिवल झालं, माहिती आहे तुम्हाला? RSSच्या बडे नेत्याला प्रमुख वक्ता म्हणून बोलवलं होतं। काय म्हणलं त्यानं? मी 10 महिन्यापूर्वी माझ्या सोशल मीडियावरती ते उत्तम बातमी मांडलेली होती। सगळा इतिहास बदलवून टाकला आणि ऑथेंटिक म्हणून तो इतिहासाचा अभ्यासक्रमाला लागू झाला NCERT मध्ये। काय गायब केलं त्यांनी? नीट लक्षात घ्या, काय गायब केलं?
मध्ययुगातील सगळा इतिहास गायब केला. मध्ययुगातील इतिहास गायब करणे म्हणजे ब्राह्मणवादी व्यवस्थेच्या विरोधातील सांस्कृतिक उठावाचा इतिहास गायब करणे आहे. हे नीट लक्षात घ्या. कारण अकबर दी ग्रेट आम्ही हटवलं, टिपू सुलतान दी ग्रेट आम्ही हटवलं. हे हटवलं म्हणत असताना मध्ययुगातील संपूर्ण इतिहासच ते गडप करतायत आणि हिंदुत्ववादी इतिहास मांडतायत. या मध्ययुगामध्येच ब्राह्मणवादी व्यवस्थेला उत्तर देणारं सांस्कृतिक आंदोलन या भारतामध्ये चाललेलं होतं. बायांना स्तन उघडे करून जावं लागत होतं. कुणी मनाई केली आदेश काढून? टिपू सुलतानांनी. राईट. कुणी मनाई केली? टिपू सुलतानांनी. मध्ययुगामध्ये मुस्लिमांचं कुठेतरी शासन होतं म्हणून 12व्या शतकानंतर या देशात ब्राह्मणवादाला उत्तर देणारे सगळे संत आलेत. जर पेशवाई असती तर संतांना गाडून टाकलं असतं, पण संत जिवंत राहिले कारण सत्ता मुसलमानांची होती. एवढ्या खोलात जाऊन विचार करावा लागेल. म्हणून ते हे सगळ्या सत्ता संपत आहे. एनसीईआरटीने नवीन अभ्यासक्रम आणले. कोणता अभ्यासक्रम आणले? गुरुकुलवर आधारित 4 पुस्तकांनी आणि ही कंपल्सरी करतायत प्रायमरीला. भारताचा फॅसिझम असाध्यावर आलेला आहे. म्हणून मित्रांनो, सामाजिक चळवळीची ही जबाबदारी आहे की सखोल अभ्यास करणे आणि कोणतीही आतताई भूमिका मंचावर उभं राहून घेताना घेऊ नये. सेक्युलर डोकं ठेवा आणि सेक्युलर डोकं जर ठेवाल तरच खऱ्या अर्थानं सगळ्या कम्युनिटीला सोबत घेण्याची शक्ती तुमच्यात निर्माण होईल. मित्रांनो, आज मुसलमान टार्गेट आहे, भयंकर टार्गेट आहे, भयंकर. उत्तर प्रदेश मध्ये योगी सरकारनं 21 डिटेन्शन सेंटर स्थापन करून टाकले आणि काल नोटिफिकेशन निघालं. जनार्दनचा खतरनाक आहे. काल डिटेन्शन सेंटरचं नोटिफिकेशन निघालं. काय आहे त्याच्यात? जिस पर संशय होगा. आता तो काय झाला तुम्ही त्याचा उल्लेख केला. कोणता? त्याच्यात पीआयला एक तुम्ही वाचा नाही. त्याच्यात पोलीस अधिकाऱ्याला एक अधिकार दिलेला आहे. त्याला वाटतं की जावेद पाशानं जनार्दन मून हे उद्याला काहीतरी करू शकतात भयंकर शासनाच्या विरोधात, सरकारच्या विरोधात. कुणाला वाटलंय? काही चौकशी केली का? ज्युडिशियल त्याला पॉवर दिलेला आहे की अशी शंका जरी निर्माण केली तरी त्यांना आणि मला डिटेक्ट करू शकतो. बरं, डिटेक्ट करू शकतो, मग मला माझं मांडणं मांडू दे ना. हो, तुम्ही मांडा पहिले अंदर आणि जोपर्यंत त्याचा संशय हटत नाही तोपर्यंत आतमध्ये. या डिटेक्शन सेंटर मध्ये जे नोटिफिकेशन निघालं त्या नोटिफिकेशन मध्ये लिहिलंय एकदा डी म्हणून तुमच्या नावापुढं पडलं. डी म्हणजे कोण? पटवारी येईल, ग्रामसेवक येईल, अपॉइंटमेंट केलेला सरकारी अधिकारी येईल आणि विचारेल तुमचं नाव काय? हाडे. तुमच्या वडिलांचं नाव काय? काळे. तुमच्या वडिलांचं त्याचं नाव काय? माहित नाही. माहित नाही ना? डी लिहिलं आणि डी लिहिल्यानंतर तुमची रवानगी डिटेन्शन सेंटर मध्ये होईल. कुठपर्यंत? जेव्हा पर आजोबाचं सर्टिफिकेट तुम्ही आणून देणार नाही तोपर्यंत. याची कालमर्यादा नाही. जेव्हा खतरनाक हे फॅसिझम अंगावर आलेलं आहे, बोलता येत नाहीये आणि मी अभिनंदन करतो तुमच्या परिषदेचा. जिथं बोलता येत नाही तिथं बोलायला तुम्ही एवढी मोठी परिषद ठेवली, हे मोठं धाडसाचं काम. म्हणून तुमचं अभिनंदन करतो. आणि मित्रांनो, या फॅसिझमला फक्त मुसलमानांच्या विरोधात चालणारा फॅसिझम म्हणून बिलकुल घेऊ नका. लक्षात ठेवा, बहुसंख्याक असतानाही बौद्धिझम परास्त झालेला आहे. इथं तर तुम्ही बहुसंख्याक नाही, अल्पसंख्याक आहोत. लक्षात घ्या. मी खूप खतऱ्याची हे बोलतोय. आता युट्यूब वरती 16 IAS अधिकाऱ्यांचं आत्मकथन आलंय लाईव्ह मध्ये. त्याच्यापैकी 6 माझ्याकडे वाचून दाखवतो. आता कोण आहे ते? दलित. त्याच्यापैकी 9 लोक बुद्धिस्ट, बाकी दलित. काय म्हणतायत? IAS झालोत महत्प्रयत्नानं, खूप मोठ्या पदावर गेलो, पण शेवटपर्यंत दलित म्हणूनच या व्यवस्थेनं छळलं. या व्यवस्थेनं दलित म्हणूनच आम्हाला हीन मानलं. प्रशासनामध्ये एवढ्या उच्च पदावर असलेल्या लोकांची आत्मकथन येत आहेत. आता तर रियांच झालेला आहे, प्रतिक्रांती झालेली आहे. परवाच भाषण ऐकत होतो बागेश्वराचं आणि माझ्या पोस्टला टाकलं मी. ते काय म्हणतोय बागेश्वर? मोहन भागवत म्हणतायत की हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है. आपण म्हणतो चीर फाड करतो. परिणाम काय झालं? इमामबाडा माहिती आहे? पोलीस स्टेशन माहिती आहे सगळ्यांना. मी परवानगी घ्यायला गेलो होतो. जास्त दिवस झाले नाही, 2 महिने झाले.
एका कार्यक्रमाची, मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलनाची. कालपर्यंत हनुमान मंदिर फक्त पोलीस स्टेशनच्या कंपाऊंड मध्ये होते. कुठे होते जज साहेब? कालपर्यंत हनुमान मंदिर कुठे होते? पोलीस स्टेशनच्या कंपाऊंड मध्ये, नागपूरमध्ये. 60% पोलीस स्टेशनच्या आतमध्ये घुसून पहा, जिथं बसतात तिथं नाही, आतमध्ये. इमामबाडा मी PI कडे गेलो, PSI कडे देऊन द्या म्हणे. 4 PSI बसलेले, 11 वाजलेले होते. 2 PSI आले. आधी त्यांनी सगळं आपल्या टेबलावर ठेवलं. किसली आहे सर बोले, मला अप्लिकेशन देनी. 2 मिनिट सर बोले. पोलीस स्टेशनच्या आतमध्ये देवारा केलाय. भयानक, डेंजर, खूप खतरनाक. बाबा साहब ने यही तो बोला था, यही तो बोला था कि जब तक प्रशासन सेकुलर रहेगा, राजनीति का छोड़ो, लेकिन कम से कम प्रशासन सेकुलर रहेगा तो हम और आप इस व्यवस्था से कुछ न्याय पाने की उम्मीद रख सकते हैं. लेकिन वो जैसे ही वहां जाकर ड्यूटी पर है, टेबल पर बैठने से पहले कंपाउंड में था तो ठीक है, वहां पे मंदिर है तो अंदर जा रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, टीका लगाने के बाद टोपी पहन के आकर बैठा. त्याची मानसिकता काय घडली? हा आहे ब्राह्मणी फॅसिझमचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. आणि याला कसं मोडायचं याची स्ट्रॅटेजी सामाजिक संघटनांकडे नाही आहे. असेल तर कमकुवत आहे, ती बनवावी लागेल. ते महत्प्रयत्नानं आपण सगळे बनवण्यात यशस्वी झालो तर भारताच्या फॅसिझमला मात देता येईल. अन्यथा हे खूप कठीण होणार आहे. एक छोटा गृहयुद्ध या देशामध्ये घडवण्याच्या तयारीत प्रामाणिक आतंकवाद आहे आणि त्याची सुणूक बागेश्वरनं दिली. परवाच्या भाषणामध्ये तो काय बोलला? जिस तरह से हिंदुइज्म को चैलेंज हो रहा है तो एक गृह युद्ध की तैयारी इस देश में चल रही है और एक गृह युद्ध होके रहेगा, इसलिए हिंदू को जागो. कधी नव्हे एवढा तेली बोलावं लागेल, कधी नव्हे एवढा माळी, कधी नव्हे एवढा आदिवासी RSS चे टेडर झाले. आणि कधी अपेक्षा केली नव्हती असे मुसलमानांचे मोठे मोठे दाढीवाले RSS च्या मौन भागवताचे गुण गात आहेत. और कभी सोचा नहीं था ऐसा पादरियों की एक जमात RSS के साथ में बैठ के सांस्कृतिक समन्वयवाद कर रही है. भयानक है. सरदार भी इसमें से बहुत सारे सरदार भी उधर चले गए. चले जाना कठिन नहीं है, चले जाना कठिन नहीं है. जाकर जो मॉडल ब्राह्मणवाद ने बनाया है उसमें आप और हम पिसेंगे. एजुकेशन जाएगा, अर्थव्यवस्था जाएगी, शिक्षण जाएगा, फिर क्या रहेगा हमारे पास में? बिरयानी, पानठेले, चाय की टपरी और मोदी जी ने दिया हुआ मंत्र भजन निकालो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. कर्मा इस फिल्म में एक